नमस्कार साथियों। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने कल की क्लास में छठे लेसन को कंप्लीट कर लिया था और उसमें पांचवा लेसन भी बचा था, उसको भी हम लोगों ने देख लिया था। तो आज के क्लास में हम सातवें अध्याय को शुरू कर रहे हैं। और सातवां अध्याय क्या कह रहा है, अब ये भी ध्यान रखना है कि सातवां अध्याय अगर आप देख रहे हैं तो ये पुरानी एनसीईआरटी से है और नई एनसीईआरटी में बहुत सारे लेसन को हटा दिया गया है और वो जो हटाया गया है वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटी को लिया है और उसमें कुछ कुछ बातें जो न्यू एनसीईआरटी है उसके भी शामिल है। तो यहाँ पर देखें, ये सातवां लेसन है, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है, रोजगार समृद्धि, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे। अनौपचारीकरण का मतलब क्या होता है? औपचारिक और अनौपचारिक, ये लगातार हम लोग चर्चा किए हैं पूरी क्लास के दौरान। पिछली सभी क्लासों में लगभग लगभग किसी न किसी बात को लेकर के, किसी न किसी मुद्दे को लेकर के इस पर हम लोगों ने बात कर लिया था, चर्चा कर लिया था। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है, ये कहा जा रहा है अनौपचारीकरण, इनफॉर्मलाइजेशन। आपको क्या करना है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हम कह रहे हैं कि वो अनौपचारिक हैं, अनौपचारिक हैं, इनको हमें आगे औपचारिक क्षेत्र में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इन्हीं सब बातों पर इस लेसन में चर्चा किया गया है। इस लेसन को पढ़ने के बाद क्या कुछ बातें हम समझ पाएंगे वो यहाँ पर दिया गया है एनसीईआरटी में। तो देखिए, ये कहा गया है कि रोजगार विषयक मूल अवधारणाओं को समझेंगे जो आर्थिक गतिविधियों, मजदूर, श्रमिक और रोजगार से और बेरोजगारी से संबंधित है। विभिन्न क्षेत्रकों की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें पुरुषों और महिलाओं की क्या भागीदारी है उससे हम परिचित होंगे। बेरोजगारी के स्वरूप और विस्तार को भी हम जान पाएंगे। साथ ही देश के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का किस तरह से सृजन हुआ है, सृजन करने के लिए क्या किया गया है, सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, उन सभी कदमों के बारे में हम समझेंगे और समझने के साथ साथ उनका मूल्यांकन भी करेंगे। तो ये बात हम लोगों ने समझ लिया। अब इसी में यहाँ पर बताया गया है, देखिए इंट्रो में बताया गया है और कुछ यहाँ पर कोटेशन भी दिया गया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरी आपत्ति मशीन से नहीं, मशीनों के प्रति सनक को लेकर के। अब यहाँ मशीनों के प्रति सनक क्या है, इसको भी एक बार समझ लेंगे। इसी सनक का नाम श्रम का बचत करने वाली मशीनें हैं। हम उस सीमा तक श्रम की बचत करते जाएंगे जब तक कि हजारों लोग बेरोजगार होकर भूखों मरने के लिए सड़कों पर नहीं फेंक दिए जाते। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, महात्मा गांधी ने ये कहा है कि मशीनों से नहीं है, अर्थात वो ये नहीं कह रहे थे कि आप मशीनों को उत्पादन में ना अपनाएं, बल्कि उनका ये कहना था आप मशीनों को अपनाएं लेकिन दोनों का सामंजस्य बना रहे, तकनीकी का भी सामंजस्य बना रहे, तकनीकी का भी उपयोग करें और हमारे देश में जो श्रम बल है उसका भी प्रयोग करते रहें। इससे जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है न तो वो बाधित होगी और ना ही जो हमारी आबादी है वो भूखों मरेगी। तो इस कथन का सार लगभग यही है। तो इन बातों को समझने के साथ अब यहाँ पर ये कहा गया है, आप देखेंगे तो सबसे पहले इंट्रो में कहा गया है कि लोग तरह तरह के काम करते हैं। एक बार इंट्रो पढ़ लेते हैं। लोग तरह तरह के काम करते हैं। लोग खेतों, कारखानों, बैंकों, दुकानों आदि अनेक प्रकार के कार्यस्थलों पर काम करते हैं। कुछ व्यक्ति घर पर भी अन्य काम करते हैं। घर पर होने वाले काम अब बुनाई, फीते बनाना या हस्तकलाओं जैसे पारंपरिक कामों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका दायरा बढ़ गया है। अर्थात इसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रोग्राम बनाने जैसे आधुनिक काम भी शामिल हो गए हैं। कारखानों में काम करने का अर्थ किसी शहर में स्थित कर्मशाला में काम करना होता था, किंतु अब जब प्रौद्योगिकी बदल गई है, उसका प्रसार हो गया है, तो अब घर ही कारखाने जैसा हो गया है। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कोविड-19 के दौरान हमने देखा था कि वर्क फ्रॉम होम हमने किया और कार्य की एफिशिएंसी भी बढ़ी। टेक्नोलॉजी का जो एडॉप्टेशन है आबादी में वो भी बढ़ा। तो इससे संबंधित इन बातों को आप समझते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यक्ति कार्य क्यों करते हैं? कार्य की हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तो हमारी आजीविका इस पर निर्भर करती है और कुछ लोग आजीविका के लिए कार्य करते हैं, कुछ लोग उत्तराधिकार के माध्यम से धन प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या सभी इतने लकी होते हैं?
सभी इतने यूं कह लें कि किस्मत के धनी व्यक्ति वो होते हैं कि सब अंबानी के घर में पैदा हों। सब ऐसे जो उच्च ओहदे वाले लोग हैं, अर्थात जो पूंजीपति हैं, उनके घर में पैदा होते हैं। क्या हर कोई अडानी के घर में पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। और नहीं हो सकता तो फिर उस बच्चे की जो अडानी, अंबानी, ठीक है, इत्यादि जो उस परिवार में पैदा हुआ है, क्या उसे काम करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। फिर भी वो बच्चे काम करते हैं। अब ये अलग बात है कि कैसे करते हैं, किस क्षेत्र में करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन काम करते हैं। हमें भी काम करने की ज़रूरत पड़ती है, अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और कुछ अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। तो बहरहाल इसी से संबंधित ये बातें कही गई हैं। यहाँ पर जो आपसे कहा गया है कि श्रमिक और रोज़गार। श्रमिक और रोज़गार को अब यहाँ से हम समझते हैं, अनौपचारीकरण करने की बात कही जा रही है। तो देखिए, अब इस मुद्दे को समझने के लिए हमें यहाँ पर देखना होगा कि श्रमिक और रोजगार, श्रमिक कौन है और रोजगार क्या होता है। रोजगार के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। फिलहाल यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जीडीपी में योगदान देने वाली श्रमिक कौन है। तो श्रमिक वो हैं जो आर्थिक क्रियाएं करते हैं। और आर्थिक क्रियाओं के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि वह सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिनमें मुद्रा का लेन देन होता है या मुद्रा शामिल होती है। जैसे मैंने आपको रोजगार दिया या आपने मुझे रोजगार दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप मुझे रोजगार दे रहे हैं, तो आप उसके बदले पेमेंट कर रहे हैं, मुझे मुद्रा की प्राप्ति हो रही है। और फिर जो उत्पादन हुआ उसे बाजार में बेचा जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि वो उत्पादन हुआ तो उत्पादन का पूरा आप खपत कर लेंगे। मान लेते हैं खपत कर भी लिया, तो एक संदर्भ में वहां पर तो मुद्रा शामिल है। अब आर्थिक क्रियाएं, जैसे मान लीजिए आपने उत्पादन किया। उत्पादन किया, उत्पादन करने का मतलब ये है कि आपने सेवा दिया, ठीक है। और सेवा दिया तो या तो यहां पर वस्तु का, सॉरी, यहां पर दो चीजें हो सकती हैं। यहां पर वस्तु हो सकती है और यहां पर सेवा हो सकती है, ठीक है। अब सेवा की ही बात की जा रही है, व्यक्ति नियोजित है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। श्रम, ठीक। श्रम से या तो वस्तु का उत्पादन हुआ या सेवा का उत्पादन हुआ। और जब उत्पादन हुआ तो आप लोगों को याद है कारक आय, चार कारकों को प्राप्त होने वाले कारक आय, कारक आए हैं। अब जब चार कारक हैं तो इसमें आप लोगों को याद है कि श्रम है, पूंजी है, ठीक है, भूमि है, उद्यमी है। तो ये चार इसमें शामिल हैं और इनको जो प्राप्त हो रहा है उसको हम कह रहे हैं कि यह आर्थिक क्रियाएं हैं। और जब यहां पर कारक आय प्राप्त हुआ, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, चारों को, तो इन चारों को मुद्रा में आय प्राप्त हुआ। और जब मुद्रा में आय प्राप्त हुआ तो इसका मतलब यह है कि उस आय को हम जीडीपी में जोड़ लेंगे। जो जो कुछ भी हम उत्पादन करते हैं, जो सेवा देते हैं, उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है वो जीडीपी में जोड़ा जाता है। और जीडीपी में जोड़ा जाता है तो जो श्रमिक है वो कहा जा रहा है कि श्रमिक वो है जो आर्थिक क्रियाएं करता है। रोजगार को भी इसमें शामिल कर लीजिए। तो फिलहाल यहाँ पर श्रमिक की बात करें तो आर्थिक क्रियाएं करता है। तो ये आर्थिक क्रियाएं और उसका मूल्य किस में जोड़ा जाता है? आपने कितने किलो आर्थिक क्रिया की, ऐसे तो नहीं कहा जाता। आपने कितने मूल्य के बराबर सेवा दी, ये शामिल होता है, ये बातें कही जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी आपने आर्थिक क्रिया की उसके बदले आपको भुगतान किया गया और भुगतान किया गया तो उसमें उसे जीडीपी में जोड़ लिया गया। तो इसे कहा जा रहा है कि जीडी में योगदान देने वाली क्रियाएं क्या हैं? ठीक। अच्छा, अब जो श्रमिक है आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होता है, कहां कहां और कैसे संलग्न होता है? तो दो जगह पे संलग्न हो सकता है। जो व्यक्ति है, या तो स्वनियोजित होगा,
थोड़े समय के लिए मान लीजिए यहां पर सीमेंट विक्रेता, क्या मान रहे हैं? सीमेंट विक्रेता। अब ये सीमेंट विक्रेता है, इसने दुकान खोला है, स्वनियोजित है, सॉरी यहां पर नियोजित। जैसे सरकार की कोई कंपनी है, जैसे MTNL, MTNL, ठीक। अब ये सरकार की कंपनी है, इसमें 1 लाख लोग 1 लाख लोग सेवा देते हैं, यानी कि यहां पर नियोजित किया गया है, नियोजन किया गया है। अच्छा, एक तो ये होगा, यहां पर निजी क्षेत्र की बात कर लीजिए, निजी क्षेत्र। अब इसमें अडानी हो गए, अंबानी हो गए, कहीं पर भी। मैं संस्कृति IAS में जॉब करता हूं, मैं अपनी सेवाएं देता हूं। यहां पर क्या है, मैं नियोजित हूं किस कार्य के लिए? पढ़ाने के लिए। पढ़ाना क्या है? सर्विस देना है, सेवा देना है, लेकिन है तो कार्य ही। और इसमें इसके बदले जो कुछ भी मैं सेवा दे रहा हूं, इसके बदले मुझे भुगतान किया जाएगा, तो यह नियोजित है, यहां पर नियोजन हुआ है। यहां पर सरकारी दफ्तर में हो सकता है, सरकारी क्षेत्र में हो सकता है, निजी क्षेत्र में भी वही देखने को मिलेगा, तो ये नियोजित हैं। अब नियोजित के अलावा स्वनियोजित, जैसे अब स्वनियोजित में क्या क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए रेहड़ी पटरी, ठीक है, रेहड़ी पटरी, सीमेंट की दुकान, सीमेंट की दुकान, इसके अलावा अन्य स्वरोजगार, हालांकि इसमें आ गया लेकिन यहां पर स्वरोजगार, ये सब कुछ क्या है, इसको हम कह रहे हैं कि ये स्वनियोजित हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए, यहां पर तो इनको मिल रहा है, आप कहेंगे कि ये जो स्वरोजगार किया है, इसको हम कैसे कहेंगे कि ये श्रमिक है? अरे भाई, अब यहां पर एक चीज सोचिए, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए निवेश किया, ठीक है, निवेश किया, 10,000 निवेश करने के साथ साथ उसे प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट में से वो अपना लेगा, अपना हिस्सा जो उसने सेवा दिया है, और उसके बाद दोनों को निकाल करके जो इसने सेवा दिया है, मान लीजिए सेवा दिया, अब इस सेवा के बदले उसने ये कहा कि सेवा के बदले मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो सेवा के बदले जो उसे मिला, मान लेते हैं 2,000 रुपए, 2,000, 8 के निवेश किया है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 2,000, तो जो 2,000 यहां पर इसने लिया, वो उसकी लागत में गिना जाएगा ना, वो तो उसका लागत है, क्योंकि उसने जो सेवा दिया है और जो उसे मिला है, वो उसकी लागत है, और लागत है, तो अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल वो भी तो सेवा दे रहा है, अपने लिए ही दे रहा है, लेकिन दे रहा है। तो यहां पर दो तरह के हम लोगों ने बात कर ली है कि दो तरह की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। श्रमिक जो होता है आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होता है, या तो वो नियोजित होता है या स्वनियोजित होता है। अब स्वनियोजित की बात किया जाए तो महिला श्रमिकों की बात आती है। क्या महिला श्रमिकों का श्रम इसमें शामिल किया जाता है? नहीं किया जाता है। हम लोगों ने ये बात कर लिया कि महिलाएं भी श्रमिक हैं, लेकिन इनके श्रम को किया गया घरेलू कार्य, ठीक है, का मौद्रिक मूल्य नहीं काउंट किया जाता, और इसे GDP में भी शामिल नहीं किया जाता। किसमें? GDP में शामिल नहीं किया जाता। अब अगर GDP में शामिल नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उनका अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग सभी अर्थशास्त्री, लगभग मैं कह रहा हूं, अर्थशास्त्रियों ने यह कहा है कि महिलाओं के कार्यों को और उनके द्वारा दिए गए योगदान को इसमें GDP में शामिल करना चाहिए।
और अगर आप जीडीपी में शामिल नहीं कर रहे हैं तो ये एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि आधी आबादी की उपेक्षा है। फिलहाल घर में जो वो सेवाएं देती हैं उनका मौद्रिक मूल्य आकलित नहीं किया जाता। तो चलिए हम लोगों ने ये भी देख लिया। तो रोजगार और श्रमिक और रोजगार की हम लोगों ने बात कर ली कि कहाँ-कहाँ पर ये नियोजित हैं। अब बात आती है कि लोगों की रोजगार में भागीदारी कितनी है? तो लोगों की रोजगार में भागीदारी, इसके परसेंटेज को देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, जनसंख्या की बात होती है। अब क्या जनसंख्या क्या है? एक पहली बात, एक क्षेत्र विशेष में, इसको ऐसे समझ लेते हैं, ओरली बोल देता हूं। एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के कुल कुल की बात, उस क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं, कुल समूह को या कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। एक क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं, उनकी बात की जा रही, ये जनसंख्या है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं। अब जनसंख्या की बात हमने कर ली तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात की बात आती है कि भैया श्रमिक और जनसंख्या अनुपात क्या है। तो मान लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक भौगोलिक क्षेत्र में क्षेत्र, ठीक है, यहां पर रहने वाले जो लोग हैं इनकी संख्या कितनी है? 10,000, ठीक है, 1,000 मान लेते हैं, छोटा अंक लेकर के चलते हैं, 1,000 लोग हैं। अब इस 1,000 में से मैंने ये कहा कि 400 लोग जो हैं, ठीक है, 400 व्यक्ति ये श्रमिक हैं, श्रमिक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे कह सकते हैं, यहां पर 6 और 4 का अनुपात है। क्लियर है? 6 और 4 का अनुपात है। 6 4 10, मतलब यहां पर आप 600 कह सकते हैं। 600 आबादी, 1,000 आबादी में से 400 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ये श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं 600 लोग हैं, वो बेरोजगार हैं। अब इन बेरोजगारों में कौन कौन हो सकता है? तो अब ऐसे, ये केवल समझने के लिए है, ये जो 6 की बात मैं कर रहा हूं, इसमें हो सकता है कि महिलाएं हों, यहां पर बच्चे हों, ठीक है, यहां पर बुजुर्ग हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, या यहाँ पर आप जो आबादी ऐसी हैं जिन्हें कई बार वल्नरेबल सेक्शन कहा जाता है, तो अभी उनको शामिल नहीं करते हैं, केवल इनकी हम बात कर लेते हैं कि ये जो 3 हैं, इनको कहा जा रहा है कि ये सभी लोग, ना तो बच्चे कार्य करते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात कर लीजिए, महिलाओं की बात की ही जा रही है क्योंकि उनका जोड़ा ही नहीं जा रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, यहाँ पर 15 से लेकर के 64, कई बार 64 कई जगहों पर है, और कई जगहों पर 15 से लेकर के 59, ठीक है, 59 वर्ष, अर्थात इतनी उम्र की आबादी को ये कहा जाता है कि यह कार्यशील आबादी है, कार्यशील है, कार्य कर रही है। इसके बाद 15 से कम अर्थात 14, और 14 के बाद इधर 59, 59 के बाद वाली आबादी, ये सभी क्या है? आश्रित आबादी है। अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं ये आश्रित हैं, और सबको मिला करके कहा जा रहा है कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो काम चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बहरहाल यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसमें ये लोग भी हैं और वो लोग भी हैं जो जॉब नहीं करते, श्रमिक के रूप में काम नहीं करते। तो ये कहा जा रहा है कि जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है, ये कुल इतना है, 44.5%, ठीक है।
शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में ये जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है ये कम है, 41.4% है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि यह जो अनुपात है वो कितना है, 50 दशमलव, ठीक है, 50.4% है। अब ये आपके जहन में एक सवाल इसको देखने के बाद आना चाहिए, इसको हटा देता हूं, कि भैया देखिए यहां पर शहरी क्षेत्र में यहां पर कहा जा रहा है कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात कम है, अर्थात शहरी क्षेत्र में प्रति 100 लोगों में से केवल 41 लोगों को ही रोजगार मिला हुआ है। केवल 41 लोग ही श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, बेरोजगार हैं। ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये आंकड़ा कुछ और है। और ये आंकड़ा क्या कहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये कहता है कि यह इसकी अपेक्षा ज्यादा है। अब सवाल ये है होगा कि ज्यादा क्यों है, तो दरअसल ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास जीवन निर्वहन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं है, और आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं है इसलिए इनको चाहे कोई भी परिस्थिति हो कार्य करना ही पड़ेगा। आय कम है, आय कम है और जरूरतें पूरी करनी है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कार्य करना पड़ता है। और इस वजह से जो निर्भरता है, अगर नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में आय की हम बात कर रहे हैं कि यहां पर आय भी तो कम है। शहरी क्षेत्र में जो आय है, अपेक्षाकृत आय ये अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत आय कम है, और आय कम है, जरूरतें वैसी ही हैं, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य की प्रवृत्ति न चाहते हुए भी यहाँ पर श्रमिक के रूप में कार्य करना पड़ता है, कार्य की प्रवृत्तियां ज्यादा होती हैं। महिला श्रमिक भागीदारी की बात कर लें तो महिला श्रमिक भागीदारी यहाँ, जैसा कि मैंने बताया कि ये अनुपात अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, अर्थात कार्य में या कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी अब लगातार बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि अब पहले की अपेक्षा स्थितियां बदल चुकी हैं। अब महिलाओं के लिए अवसर भी उपलब्ध कराया जा रहा है, उनके लिए मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, और न केवल मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं बल्कि यह भी ध्यान रखना है कि अनुकूल दशाएं भी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बात आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अच्छा, अब ये समझ में आने के बाद यहाँ पर स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिकों के बारे में बात कर लेते हैं। स्वनियोजित कौन होते हैं और भाड़े के श्रमिक कौन होते हैं। देखिए अब, अच्छा, यहाँ आगे बढ़ने से पहले कुछ फिगर देख लेते हैं। देखिए ये एक चार्ट है, इस चार्ट में कि क्षेत्रानुसार रोजगार वितरण, शहरी क्षेत्र में जो रोजगार है, अभी इसको हम कई संदर्भों में प्रयोग करेंगे इस फोटो को। तो शहरी क्षेत्र में ये कहा गया है कि स्वयं कार्यरत, अर्थात खुद ही कार्यरत रहने वाले स्वनियोजित कितने लोग हैं, 38% हैं। कहां पर, शहरी क्षेत्र में। और ये बता रहा है, ये इस बात का सूचक है जो ऐसे है कि यह 15% है, यह आकस्मिक कर्मचारी हैं। ठीक है, आकस्मिक पारिश्रमिक कर्मचारी, अर्थात इन्हें हमेशा जॉब नहीं मिलता। दूसरी बात, हाँ, ये बता रहा है कि यह नियमित वेतन भोगी कर्मचारी हैं। तो हमारे देश में नियमित वेतन भोगी कर्मचारियों का जो कुल प्रतिशत है वो 47% है। अच्छा, ये किसकी बात कर ली हमने, ये शहरी क्षेत्र की बात कर ली। ये बताया जा रहा है कि जॉब करने वालों की संख्या ज्यादा है, खुद से जॉब करने वालों की संख्या उसके बाद दूसरा स्थान है, और यहां पर तीसरा स्थान कहा जा रहा है कि आकस्मिक पारिश्रमिक कर्मचारी है। तो शहरी क्षेत्र की जो संरचना है यहां पर रोजगार की, ये संरचना हमने देख ली। अब यही ये 2019 का आंकड़ा है
एनसीईआरटी में बताया गया है, ध्यान रहे। यहां पर देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कहा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये कहा जा रहा है कि ये क्या था, स्वयं कार्यरत, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा जो स्वनियोजित कार्य करने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, अर्थात ये कितना है, 58% है। अब 58% के साथ यहां पर कहा जा रहा है कि 29% ये लोग ऐसे हैं जो आकस्मिक पारिश्रमिक कर्मचारी हैं, और यहां पर ये बता रहा है कि नियमित वेतन भोगी हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित वेतन भोगी, सॉरी, उनकी संख्या शहरी क्षेत्र की अपेक्षा काफी ज्यादा कम है। यहां पर आप ऐसे कह रहे हैं कि जो 13% यहां पर 47% देखा जा रहा है, यहां पर ये महज 13% देखा जा रहा है। तो ये आंकड़ा शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार की संरचना है और नियोजन है, उसको हम लोगों ने देख लिया। अब यहीं से बातें समझ में आ रही हैं कि हमें विकास करने की ज्यादा आवश्यकता कहाँ है, हमें कहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वाभाविक सी बात है कि यह जो स्वनियोजित हैं और यहाँ से लोगों को आमदनी पर्याप्त नहीं होती है, तो इस क्षेत्र में अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति सुधारने की जरूरत है। और जो यहाँ पर बात की जा रही है कि हमें रोजगार के अवसरों का विकास इस क्षेत्र में करना चाहिए, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो क्षेत्र कहा जा रहा है आकस्मिक, यहाँ पर हो तो रहा है, थोड़े समय के लिए नियोजन, आकस्मिक नियोजन हो रहा है, लेकिन इसमें भी हमें सुधार करने की जरूरत है। नियमित जो वेतन है, वेतन भोगी, वो यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो इस स्थिति में सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बातें समझ में आ गई। अच्छा, इसी से संबंधित देखिए, रोजगार में स्त्री पुरुष वर्गानुसार वितरण है, इनको देख लीजिए। जो पुरुष श्रमिक हैं, इनका बताया जा रहा है स्वयं कार्यरत, अर्थात खुद से ये कार्यरत हैं, और यहां पर कहा जा रहा है आकस्मिक पारिश्रमिक कर्मचारी, और फिर नियमित वेतन भोगी कर्मचारी। वही आंकड़ा ये बताया जा रहा है, ये भारत सरकार का 2019 का ये आंकड़ा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पुरुष क्षेत्र के पुरुषों की बात की जा रही है कि कितने उसमें कार्यरत हैं, तो यहां पर स्वयं कार्यरत पुरुष कितने हैं, तो स्वयं कार्यरत अर्थात खुद से वो कोई रोजगार में लगे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, जैसे कि ये व्यक्ति है और जैसे कि ये डॉक्टर है। डॉक्टर को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नियमित वेतनभोगी है, फिलहाल इनको मान लेते हैं। ठीक, तो ये जो ऐसे व्यक्ति हैं, इनको कहा गया आकस्मिक, कभी कभी काम हो रहा है। ये व्यक्ति जो हैं, जो खुद का कार्य करते हैं, इनकी संख्या 52% है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये किस चीज को इंडिकेट करता है, ये कह रहा है आकस्मिक पारिश्रमिक कर्मचारी, ये 24% है। बाकी नियमित वेतन भोगी की बात किया जाए तो यहाँ पर 24% पुरुष जो हैं वो नियमित वेतन भोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा भी आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, अब महिलाओं की बात कर लें, तो महिला श्रमिक जो हैं, यह 52% ये बता रहा है कि ये स्वयं कार्यरत हैं। यहाँ पर देखिए 52% यहाँ पर भी और 52% यहाँ पर भी। तो इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। पहली बात ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाओं की आर्थिक क्रियाओं में भागीदारी है, वो लगभग लगभग पुरुषों के बराबर है। ठीक है, स्वनियोजन की बात की जा रही है। लेकिन शहरी क्षेत्र में यही जो स्थिति है वो कम है। ठीक, यहाँ श्रमिक, महिला श्रमिक, ठीक है। दूसरी बात, ये 27% कह रहा है कि 27% यहां पर देखने को मिल रहा है आकस्मिक श्रमिक के रूप में महिलाओं की भागीदारी है या नियोजन है। बाकी जो नियमित यहां पर वेतन भोगी के रूप में महिलाओं की जब बात करें, तो महिला श्रमिकों की जो संख्या है वो 21% है। तो ये बात दो बातों को सिद्ध कर रही है, ये आंकड़ा दो बातों को बताने की कोशिश कर रहा है। उन बातों को समझना जरूरी है। अगर एग्जाम में आप इस तरह का डायग्राम बना करके लिख देते हैं, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको इसकी नॉलेज है। नॉलेज तो आप है तभी आप गए हैं, लेकिन जो एक डीप नॉलेज होना और उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, ये आपको एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा
कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आप बहुत अच्छे से उन चीजों को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। इन बातों को समझने के साथ अब यहाँ पर देख लेते हैं अगले स्लाइड में स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक। स्वनियोजित का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि स्वनियोजित किसको कहते हैं। अब भाड़े के श्रमिकों की बात हमें करनी है, तो यहाँ पर देखें जनसंख्या अनुपात और जानकारी। दरअसल जब हम ये बात करते हैं कि लोग स्वनियोजित कितने हैं और साथ ही साथ हम यह भी बात कर लेते हैं कि भाड़े के श्रमिक कितने हैं, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। ये सारी बातें हमारे लिए बहुत ज्यादा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे? हमें ये जानकारी मिलती है कि जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है, पहली बात ये हमें पता चलता है कि स्वनियोजित कितने लोग हैं, और दूसरी बात ये है कि हमें ये भी जानकारी मिलती है कि कितने लोग कहीं दूसरे व्यक्ति के पास नियोजित हैं, अर्थात रोजगार कर रहे हैं या सेवाएं दे रहे हैं। अब इससे एक और चीज की जानकारी मिलती है कि रोजगार की गुणवत्ता क्या है। रोजगार की गुणवत्ता अर्थात अगर रोजगार की गुणवत्ता स्वनियोजित रोजगार में ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति यहां पर शिफ्ट ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर स्वनियोजित की अपेक्षा जो रोजगार दूसरे जगह पर किसी व्यक्ति को हम दे रहे हैं अपनी सेवाएं, जैसे मैं संस्कृति आईएएस में काम करता हूं, ठीक है, मैं यहां पर बढ़ा रहा हूं, तो अगर मुझे अपने काम में मेरा कोई संस्थान होता और मैं वहां पर कार्य कर रहा होता, ठीक है, अपने लिए कार्य कर रहा होता, तो मुझे अपने रोजगार में जो गुणवत्ता मिल रही है अगर मैं उससे सेटिस्फाइड होता तो शायद मैं यहां नहीं होता। और मुझे लग रहा है कि नहीं मैं यहां पर सेटिस्फाइड हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहां पर रोजगार कर रहा हूं। तो इससे ये पता चल रहा है कि रोजगार की गुणवत्ता क्या है, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये पता चलता है कि काम के प्रति लगाव कैसा है। अगर कोई व्यक्ति अपना रोजगार कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है उसे अपने लिए मेहनत करना है, सब कुछ करना है। वो व्यक्ति उसको अर्थात अपने कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा पजेसिव है, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि उसका कार्य के प्रति लगाव है, अपने कार्य के प्रति। और न केवल कार्य के प्रति लगाव है, वो यह भी बताता है कि जो सहकर्मी हैं और उद्यम के प्रति अधिकार भी पता चलता है कि उनका अधिकार क्या है। तो अब यहाँ पर इन सारी बातों को भूल करके ऐसे समझिए, अगर स्वनियोजित कोई व्यक्ति है तो उससे ये पता चलता है कि उसके रोजगार की गुणवत्ता क्या है। साथ ही कोई व्यक्ति अगर कहीं दूसरी कंपनी में किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपनी सेवाएं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पर गुणवत्ता ज्यादा बेहतर है, इसलिए वहां पर रोजगार की अनुकूल दशाएं हैं, इसलिए वहां पर वो कार्य कर रहा है। तो एक तो ये जानकारी मिलती है। दूसरी बात मैंने कहा कि काम के प्रति लगाव। अगर काम के प्रति वहां पर ज्यादा लगाव है, वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, उसे अच्छा अनुभव हो रहा है, अच्छा लग रहा है, और वो जो चाहता है उसके अनुसार वेतन भी मिल रहा है, तो सेटिस्फाइड है। तो सेटिस्फाइड है तो यानी काम के प्रति उसका लगाव भी है। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इस तरह से कार्य कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, अर्थात सहकर्मी जो हैं उनके प्रति, और उनके प्रति उनका क्या अधिकार है, और जो उद्यम है उनके प्रति उनका क्या अधिकार है, अगर अधिकारों को सुनिश्चित किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी क्षेत्र विशेष के लोग वहां जाकर के अर्थात दूसरे के पास जाकर के रोजगार कर रहे हैं, उनके अधिकारों को भी सुनिश्चित किया जा रहा है, रोजगार की गुणवत्ता भी है, और साथ ही साथ यह भी पता चल रहा है कि उनके अपने सहकर्मियों के प्रति कैसा व्यवहार है और कैसा अधिकार है। तो ये बातें इससे पता चलती हैं जो भाड़े के श्रमिक हैं या जो कहीं किराए पर अपनी सेवाएं देते हैं, मतलब पैसे के बदले अपनी सेवाएं देते हैं या मुद्रा के बदले सेवाएं देते हैं। निर्माण उद्योग के 3 कमियों की तुलना की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात यह है, हम कह रहे हैं कि स्वनियोजित के साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि निर्माण उद्योग वहां पर मजदूर हैं और सिविल इंजीनियर, 3 लोगों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में बताया गया है कि सीमेंट की दुकान का स्वामी है, और ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोग अर्थात जो स्वनियोजित हैं, जो सीमेंट बेच रहा है वो स्वनियोजित कर्मचारी है।
उसका खुद का बिजनेस है। तो ऐसा अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहा है कि 50% लोग हैं। निर्माण मजदूरों की बात करें तो निर्माण मजदूर इसमें कितने लोग हैं? लगभग बताया जा रहा है कि जो डेटा है 19 के हिसाब से ये बताया गया है कि 25% लोग हैं। साथ ही सिविल इंजीनियर की बात करें तो ऐसे लोग 25% हैं जो सिविल इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये नियमित आय वाले व्यक्ति हैं। ये रोजगार कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, इनको नियमित आय हो रही है। ठीक है। इनके पास निर्माण मजदूर अनियमित आय है। अनियमित आय होने के साथ साथ यहां पर इन्हें सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिली हुई है। और ये जो व्यक्ति हैं स्वनियोजित हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं। ये बातें आप लोगों ने यहां पर समझ लिया। तो स्वनियोजित तथा भाड़े के जो श्रमिक हैं, इनमें हमने अंतर को भी समझ लिया और इनके कार्य की प्रकृति को भी समझ लिया और इसके महत्व को भी हमने समझ लिया काफी हद तक। अब बात यहीं पर फर्म की बात करें। फर्म जो कंपनी है, कारखाने की बात की जाए, कारखाने तथा जो कार्यालय हैं उनमें रोजगार। तो भारत में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें और भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप की बात की जाए, तो जो श्रम शक्ति है उसका प्रवाह कहां से कहां देखने को मिल रहा है? तो श्रम शक्ति का प्रवाह जो कृषि क्षेत्र है, कृषि से उद्यमों की तरफ देखा जा रहा है और उद्यमों से सेवा की तरफ। तो आप यहां पर प्राथमिक की बात करें तो कृषि क्षेत्र, कृषि से यहां पर सेवा, उद्योग और उद्योग से फिर सेवा, यही क्रम होता है। इसी क्रम में विकास भी होता है कि सबसे पहले कृषि, और कृषि और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था डेवलप होती है हमारे औद्योगिक क्षेत्र का विकास होता है और औद्योगिक क्षेत्र के बाद फिर सेवा क्षेत्र में लोगों की जो निर्भरता होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकसित होती है वहां पर सेवा क्षेत्र पर निर्भरता या निर्भरता बढ़ती है। ठीक है। सेवा क्षेत्र पर निर्भरता यहां बढ़ती जाती है। अब एक बात ये हमने समझ ली। दूसरी बात यहां पर कहा जा रहा है, अगर मान लीजिए ये उद्योग है, जितने यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि 60% लोग यहां पर कार्य कर रहे हैं, इस 60% लोगों में से हम मान लेते हैं 30% लोगों को हम उद्योगों में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इतने बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन नहीं हुआ, तो फिर कृषि क्षेत्र के बाद अब हमारे पास विकल्प क्या बचता है? सेवा क्षेत्र बचता है। तो अगर ये वाला क्षेत्र रोजगार देने में इस 30% लोगों को सक्षम नहीं है, अर्थात इसका विकास नहीं हुआ है, दूसरे शब्दों में यहां पर रोजगार के पर्याप्त साधनों का विकास नहीं हुआ है, तो अब ये आबादी कहां पर जाएगी? या तो यहां पर शिफ्ट करेगी या फिर कृषि क्षेत्र पर भी उसकी निर्भरता बनी रहेगी। और अगर कृषि क्षेत्र पर निर्भरता बनी रहेगी तो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसको कहते हैं प्रच्छंद बेरोजगारी। प्रच्छंद बेरोजगारी। ठीक है। ये देखने को मिलेगा। अब यहां तक बातें समझ में आ गई। ग्रामीण क्षेत्रों से जब हम उद्योग की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवासन देखने को मिलता है। और याद करिए कोविड-19 के दौरान ये कहा गया कि रिवर्स माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुआ। रिवर्स माइग्रेशन क्यों हुआ था अब इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए 6 माह पर एक फसल होती है। ठीक है। यानी एक वर्ष में दो फसल। ठीक है। एक वर्ष में दो फसल। और जब एक वर्ष में दो फसल हो रही है, यहां पर सोचो, यहां एक महीने शुरू के 6 माह का है, तो 6 माह में शुरू के एक महीने, एक माह, यहां पर बुआई होती है और अंत के एक माह, एक माह
कटाई मड़ाई उसको रखना इत्यादि इत्यादि सारी बातें। तो 2 महीने 6 माह से हमने 2 महीने निकाल दिए, बचा हमारे पास 4 माह। इस 4 माह में कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो लोगों के पास काम नहीं रहता है। अगर पशुपालन, बागवानी या अन्य क्षेत्रों में जैसे पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन, झींगा पालन इत्यादि, इसमें अगर अपने आप को ये नियोजित नहीं कर रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि कृषि के संबद्ध क्षेत्र या कृषि से संबद्ध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एलाई सेक्टर, ठीक है, अगर वहां पर नहीं है तो 4 महीने बैठने के लिए ये फ्री हैं। तो ऐसी स्थिति में कृषि करने के बाद जो किसान है वो शहरों के तरफ प्रवासन कर लेता है और वो 4 महीने कमाता है और फिर अर्थात शुरू के 1 महीने खेत की बुआई कराने के बाद वो शहर चला आया, प्रवासन किया, यहाँ पर काम किया और काम करने के बाद फिर जब कटाई का समय आया तो वो गांव आ गया। इस दौरान इस बीच में जो महिलाएं हैं कृषि कार्य और इत्यादि इत्यादि देखती हैं। अब सोचिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में ये जो प्रवासन हो रहा है किस लिए? ताकि औद्योगिक क्षेत्र में उसे रोजगार मिलेगा और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार मिलने के साथ साथ अब बात आती है कि यहाँ पर मान लेते हैं पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिला, सेवा क्षेत्र की बात है। सेवा क्षेत्र में इधर लगभग कुछ दशकों में देखा गया है कि लगातार सेवा क्षेत्र पर दबाव भी बढ़ा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं रोजगार अंश में इसकी वृद्धि बढ़ी है। रोजगार अंश में इसकी वृद्धि कैसे बढ़ी है? तो रोजगार के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अब इसमें नियोजित हो रहे हैं और यहीं से आप अगर याद कर पा रहे होंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था को कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? ये सर्विस इकोनॉमी है। सर्विस इकोनॉमी है जिसे सेवा अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। अब 2 चीजें हमने यहां पर समझ लिया कि लगातार ये क्षेत्र इस क्षेत्र के दबाव को कम करने में सक्षम नहीं हुआ तो यहां से अब जो आबादी है शिफ्ट हो गई सेवा क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र का रोजगार में अंश अब लगातार बढ़ रहा है। ठीक है। और इसीलिए जब योगदान बढ़ा है और जब किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार और जीडीपी में योगदान की जब बात आएगी एम्प्लॉयमेंट यह 50% से अधिक हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि हम उस अर्थव्यवस्था को उस सेक्टर के नाम से जानेंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे वो कृषि हो। कहने का मतलब ये है कि जीडीपी में अगर कृषि क्षेत्र में रोजगार और जीडीपी में योगदान उसका ज्यादा हो जाएगा तो हम उसे कृषि अर्थव्यवस्था कहेंगे और अगर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 50% से और रोजगार ज्यादा हो जाए जीडीपी में तो फिर हम उसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसी तरह से सेवा अर्थव्यवस्था भी होगी। ये बात हमने समझ ली। इन बातों को समझने के साथ अब यहाँ पर बात होती है कि समृद्धि एवं परिवर्तनशील जो रोजगार संरचना है इसको देख लेते हैं। समृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना ये क्या कहती है? ठीक है। रोजगार का वितरण अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बात कर लिया था रोजगार का वितरण कैसे हुआ है। रोजगार के वितरण के साथ साथ अब यहाँ पर देखिए ये भी हम लोगों ने बात कर लिया था। औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में श्रमिक की बात करें इसको अभी देखेंगे। यहाँ पर देखिए वार्षिक औसत समृद्धि दर ये क्या बता रहा है? 1951 से लेकर के 56 तक पंचवर्षीय योजनाओं की बात हो रही है। ये पंचवर्षीय योजना फिर अलग अलग जो पंचवर्षीय योजना है देखिए 66 के बाद 69 बीच में रोलिंग वो चल गया था, योजना अवकाश भी कहते हैं, रोलिंग प्लान भी कई बार उसको कह देते हैं। 2 वर्षीय योजना है। उसके बाद 74 से लेकर के 79 और ये लगातार यहाँ पर 10 से लेकर के 12 तक चल रहा है। अब इस दौरान देखिए यह वर्ष है जिसके लिए तुलनीय और प्रमाणिक आधार सामग्री उपलब्ध है। ये जीडीपी को बताता है। ये वाला जो
एरो है, ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये जीडीपी को बताता है और ये रोजगार को बताता है। अब यहां पर जो हमने बात किया था इसको देख लीजिए। समृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना। तो समृद्धि कैसी रही और रोजगार में कैसे कैसे समय के अनुसार परिवर्तन हुआ, तो इसकी बात बता रहा है। तो देख लीजिए यहां पर। ठीक है, ये देखिए, ये क्या बता रहा है कि जो हमारी जीडीपी है, ये देख लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो एरो है वो जीडीपी को बता रही है और ये समृद्धि को बता रही है। तो समृद्धि कब होगी? अक्सर ये कहा जाता है कि जब हमारी जीडीपी बढ़ेगी तो उसी के समानांतर हमारे देश में रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों का प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा, जीवन में गुणात्मक परिवर्तन भी आएगा। लेकिन यहां पर सबसे पहले 1956 में देखें, रोजगार कितना था? 0.39। ठीक। और यहीं पर जो हमारी जीडीपी थी वो कितनी थी? तो आप 3.6% देख रहे हैं, यहां से शुरू हो रही है, फिर यहां से बढ़ी है 4.2% पे आई है, फिर यहां पर कमी हुई है 1961 से लेकर के 66 तक। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने 1962 का युद्ध और 1965 का युद्ध युद्ध हमने देख लिया था। ठीक। दो युद्ध, एक चीन के साथ, एक पाकिस्तान के साथ। इस दौरान हमारी आर्थिक समृद्धि ये कम हो गई थी और इसी दौरान अगर आप लोगों को याद हो तो सरकार के पास पैसा नहीं था खर्च करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर 2 वर्ष की योजना चलाई गई, 1966 से लेकर के 69, और 69 यहाँ पर गैप देखने को मिलता है। फिर यहाँ 1969 से लेकर के 74 तक, तो ये जो कमी देखने को मिल रही है यहाँ पर देखेंगे। फिर यहाँ कहा जा रहा है कि रोजगार में भी वृद्धि दिखाई दे रही है इस दौरान। अब फिर यहाँ पर देखिए 1969 से लेकर 74 तक यहाँ पर कितना है? रोजगार 1.99% है और जो समृद्धि है वो 3.33% है। फिर यहाँ पर बता रहा है 1974 में बता रहा है, 1985 में आपको 80-85 में देखने को मिल रहा है कि जो समृद्धि दर है, समृद्धि दर वो बढ़ी है, लेकिन जो रोजगार है वो कम आपको दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 1.73%। अभी इसको क्या कहते हैं उसको भी देखेंगे। फिर यहाँ 1985 से लेकर के 90 तक, 90 में स्थिति ये है कि लगभग ये इतना है और हमारा यहाँ पर हमारी समृद्धि दर बढ़ी है। समृद्धि दर बढ़ने के साथ साथ अब यहाँ पर आ जाते हैं सबसे ज्यादा जो फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है। 1990 और 92 के बीच की बात की जा रही है। जो हम लोगों ने बात किया था कि बीओपी का संकट जो था, अगर वो याद हो तो यहीं से चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी कि हमारी अर्थव्यवस्था उस समय कहाँ थी, रोजगार का स्तर क्या था और यहाँ पर समृद्धि का स्तर क्या था। 5.8% से सीधे हम कहाँ पर आ गए थे? 3.4% पर। और इसलिए हमें 90 से लेकर के 92 की बात की जा रही है, हमने 1991 में रिफॉर्म किया था और नई आर्थिक नीति लेकर के आए थे। तो औद्योगिक नीति ये नहीं थी, ये आर्थिक नीति थी। आर्थिक नीति बड़ी संकल्पना है क्योंकि आर्थिक नीति में औद्योगिक नीति भी शामिल होता है, उसका एक कंपोनेंट है। तो यहाँ देखिए ये स्थिति, यहाँ पर जो रोजगार है वो कितना है? 1.5%। आर्थिक समृद्धि कितनी है? 3.4%। फिर यहाँ पर देखिए 1997 से लेकर के 2000 में यहाँ पर हमारी समृद्धि दर बढ़ रही है, लेकिन जो रोजगार का स्तर है ये अपने निचले स्तर पर पहुंच गया। 0.98 था, यहाँ पर 0.39 था, यहाँ पर 0.98 पहुंच गया था। ठीक है। फिर यहाँ 1999 से लेकर के 2005 तक की स्थिति देखिए, यहाँ पर हमारी वृद्धि हो रही है, लेकिन इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है, 2.28% पर हम पहुंचे हैं। तो ये अब तक का जो देखने को आपको मिल रहा है, जो रोजगार में समृद्धि देखने को मिल रही है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है अब तक का, अर्थात 1999 से लेकर के 2005 के बीच सबसे ज्यादा स्थिति देखी गई कि रोजगार लोगों को मिला है। यहाँ पर हमारी समृद्धि दर भी बढ़िया रही। लेकिन 2005 से लेकर के 10 के दौरान आप ये देखिए, ये क्या बता रहा है? हमारी समृद्धि दर
8.7% बढ़ गई है। लेकिन यहां पर जो रोजगार है अपने न्यूनतम स्तर पर देखा जा रहा है। यहां पर देखिए 0.39% है, यहां पर कितना है 0.28% है। फिर यहां पर 2010 से लेकर के 2012 तक ये 7.8 रहा है। लेकिन रोजगार में जो समृद्धि देखने को मिला और रोजगार देखने को मिला महज 1.12% देखने को मिला। अब यहां पर ये वाला जो एरो है ये समृद्धि को बता रहा है, ठीक है। ये वाला जो एरो है यह रोजगार को बता रहा है। ये लिखने का उद्देश्य है इसलिए मैं लिख रहा हूं, बाकी सारी बातें तो लिखी है ही। इसको दोनों को मिलाकर के कहा जाता है कि समृद्धि तो हमारी हो रही है, आर्थिक समृद्धि तो हो ही रही है, ये देखिए फ्लक्चुएशन, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। इसको कहा जाता है रोजगार विहीन समृद्धि। क्या कहा जा रहा है? रोजगार विहीन समृद्धि। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, तो ये स्थिति हम लोगों ने देख लिया कि समृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना कैसी है, समृद्धि कैसी है। अब इन्हीं बातों को समझने के साथ साथ यहां पर बात आती है श्रम बल का अनियतीकरण। अनियतीकरण, अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक श्रमिक है, ठीक। जब फॉर्मल सेक्टर में अर्थात नियमित रोजगार लोगों को ज्यादा मिलता है और जो व्यवस्थाएं जो नियम कानून के तहत उन्हें जो भी सुरक्षा मिलनी चाहिए वो मिल रही है, तो हम कह रहे हैं कि उनका उनका रोजगार निश्चित है। अब यहां पर अनियतीकरण की बात की जा रही है, अनियत है। अब इसको एक बार पीडीएफ में देख करके और वही बातें यहां पर समझ लेते हैं। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि विभिन्न स्थितियों में श्रम बल के वितरण को देखने के बाद जो हम लोगों ने लगातार देखा, उसके बाद 1972 से लेकर 2012 वाला देखेंगे, लोग जो स्वरोजगार और नियमित वेतन रोजगार से हट करके यदि अनियत श्रम बल की ओर जा रहे हैं, खुद का कर रहे हैं या स्वरोजगार कर रहे हैं या रोजगार के सबसे बड़े स्रोत जो पहले बना हुआ था वहां से हट करके और अपने कार्यों में लग रहे हैं या फिर छोटे मोटे कोई भी बिजनेस खुद से कर रहे हैं, उनकी बात की जा रही है। यहीं पर स्वरोजगार शब्द से इसे बता दिया गया है, तो उसे कहा जा रहा है विशेषज्ञ स्वरोजगार तथा नियमित वेतन से अनियत श्रम रोजगार की ओर जाने की प्रक्रिया को श्रम बल का अनियतीकरण कहते हैं और यही अनियतीकरण इसको कहा जा रहा है। अनियतीकरण, अच्छा, अनियतीकरण के साथ साथ यहाँ पर कुछ और बातें बताई गई हैं कि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार संघीय श्रम मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में स्थित रोजगार कार्यालयों के माध्यम से औपचारिक क्षेत्र में रोजगार संबंधित जानकारियां एकत्र करता है। और क्या आप जानते हैं औपचारिक क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगार दाता कौन है? वर्ष 2012 में इस क्षेत्र में कार्य कर रहे 30 मिलियन कर्मचारियों में से 1.8 करोड़ कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत थे। साथ ही यहां भी पुरुष का ही वर्चस्व है, महिलाएं औपचारिक क्षेत्र में कर्मचारियों की केवल 1.16 अंश ही हैं। तो ये बात आप लोगों ने यहां पर समझ लिया। मान लीजिए श्रमिक है, इसे नियमित वेतन मिला था, नियमित कार्य, नियमित रोजगार कह लीजिए, इसे मिल रहा था। अब इसको लगा कि मैं अच्छा कर सकता हूं तो स्वरोजगार की तरफ गया, स्वरोजगार की तरफ गया और स्वरोजगार की तरफ गया, इसी को कहा गया, इसी स्थिति को कहा गया कि यहां से यहां जब जा रहा है तो अनियतीकरण, ठीक है, अनियमितीकरण या कई बार अनियतीकरण। इस बात को समझने के बाद अब बात आती है भारतीय श्रम बल का अनौपचारिकरण। तो अनौपचारिकरण एक बार यहां पर देख लेते हैं। यहां पर देखिए
ये जो है एक डॉक्टर है, ये कौन है? एक डॉक्टर है, सेवाएं दे रहे हैं। पहली बात ये सर्विस दे रहे हैं, इन्हें नियमित वेतन मिलता है। ये भी व्यक्ति हैं, मान लीजिए इंजीनियर हैं या कुछ भी ऐसे ऑफिस में काम करते हैं ये। इन दोनों लोगों को नियमित वेतन मिल रहा है। नियमित वेतन मिलने के साथ साथ इनको कहा जा रहा है कि यह औपचारिक रोजगार में लगे हुए हैं और इनको कहा जा रहा है कि यह अनौपचारिक रोजगार में लगे हुए। ये जो बिल्डिंग बनाने या जिस कार्य में ये लगा हुआ व्यक्ति है, सामान रख रहा है, ये सामान रखने का काम पूरा हो जाने के बाद क्या होगा कि यहां से हटा दिया जाएगा। क्या इसके काम के घंटे निश्चित हैं? नहीं निश्चित हैं। क्या इसे सामाजिक सुरक्षा मिली है? नहीं मिली है। इसको सामाजिक सुरक्षा मिली है? नहीं मिली है। जॉब की गारंटी है इन दोनों लोगों को? नहीं है। और यहां पर नियमित रोजगार भी है, जो रोजगार है उसकी गारंटी भी है, और उसी के साथ साथ हम यह भी कह रहे हैं कि इन दोनों व्यक्तियों के पास सामाजिक सुरक्षा का भी लाभ मिल पा रहा है। इन्हें एक तो जो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है वो मिला है, सब कुछ बताया गया है कि आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, आपके काम के घंटे कितने होंगे, कौन कौन सी छुट्टियां दी जाएंगी, इत्यादि इत्यादि सारी बातें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह फॉर्मल सेक्टर में यानी कि औपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और ये जो दोनों व्यक्ति हैं यह अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। 2009 से लेकर के 12 तक के आंकड़े बताए बताए जा रहे हैं। श्रमिकों की संख्या मिलियन में बताया गया है कि कितने लोग यहाँ पर हैं। तो ये देखिए 24 मिलियन लोग यहाँ पर कहा गया है कि यह औपचारिक क्षेत्र में 24 मिलियन यहाँ पर और 6 मिलियन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये महिला पुरुषों की भी बात हो रही है कि यहाँ पर जो दिखाया गया है यह 24 पुरुषों की संख्या 24 मिलियन है, महिलाओं की संख्या 6 मिलियन है, अर्थात महिलाओं की भागीदारी इसमें कम है, पुरुष की भागीदारी अधिक है। यहीं पर अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 310 मिलियन पुरुष कार्यरत हैं और 133 मिलियन यहाँ पर महिला अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो इससे संबंधित बातें ये समझ में आ गई। और इन बातों को समझने के बाद यहीं पर देखिए, उद्योगों में कार्यबल का वितरण कितना है, तो उद्योगों की बात कर लें। औद्योगिक क्षेत्र में कौन से औद्योगिक, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक वर्ग की बात किया जा रहा है। तो यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं? 59.8%, शहरी क्षेत्र में 6.6%, निवास स्थान की बात की जा रही है। पुरुष और महिला की बात करें तो पुरुष 40.7% है, महिला यहाँ पर 57.1% है, कुल यहाँ पर 44.6% है। द्वितीय सेक्टर की बात कर लीजिए, जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, उद्योग भी कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर भी कहा जाता है, विनिर्माण सेक्टर भी कह दिया जाता है। तो यहाँ पर कितने? ग्रामीण क्षेत्र में महज 20.4% लोग हैं, और यहाँ पर शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में संख्या ज्यादा है। पुरुषों की बात किया जाए तो 26.5% है, महिलाएं इसमें 17.7% है, और कुल का अर्थव्यवस्था की बात करें तो 24.7% है। सेवा क्षेत्र की बात कर लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 9.8% है, और जो आंकड़ा बताया गया है जब का आंकड़ा बताया गया है तब का, और शहरी क्षेत्र में ये ज्यादा है। किसमें? सेवा क्षेत्र में। पुरुषों की बात करें तो 32.8 है, यहीं पर महिलाएं हैं वो 25.5% है, कुल मिलाकर के 31%। तो ये टोटल आंकड़ा, ये 100 में से इतना कहा जा रहा है, बाकी बचे बेरोजगार हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब इन बातों को समझने के साथ साथ यहीं पर एक और चीज देखिए, रोजगार पद्धति की जो प्रवृत्तियां हैं क्षेत्रों के हिसाब से, उसमें क्या बताया गया है? मध्य, प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा क्षेत्र। कितना? 1972-73, और यहां पर कहा गया है 2017-18। ये क्षेत्र की बात की जा रही है। इसमें आप देख रहे हैं सभी क्षेत्रकों में कौन सी प्रवृत्तियां आपको दिखाई दे रही, ये बात हमने पहले ही देख ली थी। टोटल स्वनियोजित की बात करें, स्वनियोजित कितने हैं? तो 61.4%। यहाँ पर स्थिति जो बताई जा रही है 57.3%। ये स्थिति है, अर्थात 100% के हिसाब से ये बताया गया है। ये आंकड़ा आप लोगों के काम का नहीं है। काम का नहीं है का मतलब कि ये आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2018 तक के आंकड़े हैं। अगर आपसे प्रवृत्तियां पूछ लिया तो प्रवृत्तियों में ये सारी चीजें लिखी जा सकती हैं कि कैसे प्रवृत्तियां भारतीय अर्थव्यवस्था में बदली हैं।
आप चाहें स्वनियोजित की बात कर लीजिए, नियमित वेतनभोगी की बात कर लीजिए, या फिर प्राथमिक क्षेत्र की बात कर लीजिए, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र की बात कर लीजिए। ये लगातार आंकड़ा बदला है, और लगातार जो आंकड़ा बदला है, कहीं पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी प्रवृत्तियां कैसी रही हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संभावना नहीं है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात है, इसे आपको ध्यान रखना है। इन बातों को समझने के साथ साथ अब यहीं पर बात आती है कि हमने ये तो देख लिया, भारत का जो श्रम बल है उसके अनौपचारिकरण की बात हमने की थी। तो अनौपचारिकरण में यहाँ अनौपचारिक क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का अभाव देखने को मिलता है। साथ ही हमें अनियमित रोजगार की स्थिति भी देखने को मिलती है कि कब। अब दो बातें आप लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ा है। पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि एक महिला है जो ऑफिस में कार्य करती है, उसे उसके काम के घंटे निश्चित हैं, उसे होली, दिवाली या जो कोई भी त्योहार है वो छुट्टी मिलती है। साथ ही उसे एक स्टैंडर्ड मानक के अनुसार वेतन भी मिलता है, सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है, भविष्य निधि का लाभ मिलता है, इत्यादि इत्यादि बातें। कई मामलों में स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान पर कार्य कर रहा है तो फिर उसे जितने दिन, जितने घंटे काम किया उसके हिसाब से उसे पे किया जाएगा। एक दिन काम पर लेट हुआ तो उसे काम से निकाला भी जा सकता है। इस तरह की प्रवृत्तियां ये बताती हैं कि जो औपचारिक क्षेत्र है और अनौपचारिक क्षेत्र है, दोनों में भेद क्या है और क्यों औपचारिक क्षेत्र जरूरी है, अनौपचारिक क्षेत्र को क्यों औपचारिक क्षेत्र में बदलने की जरूरत है। ठीक है, तो ये बात, एक तो यहां पर दो स्थितियां ये देख लिया। औपचारिक क्षेत्र की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान है, अर्थात मान लीजिए कि कोई कंपनी है जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल, जो भूत की बात हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए कोई सरकारी कंपनी जैसे रेलवे ही है, ठीक, या फिर कोई और आप मान लीजिए, उसमें कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, अर्थात वो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। अनौपचारिक क्षेत्र कब कहेंगे? यदि कहीं पर 10 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो फिर वो क्या हो गया, वह अगर इतने ज्यादा कर्मचारी हैं तो उन्हें औपचारिक क्षेत्र में अपने आप को तब्दील करना पड़ता है। ठीक है, 10 या अधिक कर्मचारियों वाला निजी प्रतिष्ठान, ठीक है, इनको भी कहेंगे कि ये औपचारिक क्षेत्र है। अब यही एक सवाल आता है कि जो कुछ ऐसे संस्थान हैं कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जिनके पास 10 से अधिक कर्मचारी हैं, लेकिन वो अपने आप को औपचारिक क्षेत्र में नहीं तब्दील कर रहे हैं। उसका कारण है, कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ उनको बहुत ज्यादा सरकारी नियमों का पालन करना पड़ेगा और उस पर उनका खर्च आएगा। तो इसलिए वो खर्च से बचना चाहते हैं, बाकी अन्य रेगुलेशन से वो बचना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं करते और अपनी बचत कर लेते हैं। फिर उन्हें उन्हीं के उसी के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो अपने आप को औपचारिक क्षेत्र में नहीं बदलते हैं। फिलहाल उससे संबंधित बातों को देखेंगे। अब बात आती है बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी यहां पर देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट। अब बेरोजगारी क्या है? मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आधे दिन आधे दिन की अवधि में 1 घंटे भी काम नहीं कर पा रहा है, उसे रोजगार नहीं मिला है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि यह व्यक्ति बेरोजगार है। अच्छा, और इसको अच्छे से समझिए। कोई व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है, उसके पास स्किल भी है और फिर भी और वो काम करने का इच्छुक भी है, काम मांग भी रहा है, फिर भी उसे काम नहीं मिल पा रहा है। तो काम करने का इच्छुक व्यक्ति और उसके पास उचित कौशल होने के बावजूद काम नहीं मिल रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि ये बेरोजगार है। अब ये बेरोजगारी के टाइप में जाएंगे तो इसे खुली बेरोजगारी कहेंगे। अभी टाइप की बात बाद में करेंगे। यहां पर देखिए, तो ये समझ लिया परिभाषा कि आधे दिन की अवधि में अगर 1 घंटे का भी रोजगार किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो वो बेरोजगार है।
अच्छा, जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के स्रोत क्या हैं? हम कहाँ से ये पता करते हैं कि लोग कितने बेरोजगार हैं? तो यहाँ जनगणना की रिपोर्ट बताती है। जनगणना के आधार पर कोई व्यक्ति, जैसे 2011 की जनगणना है, हमने उसमें डेटा लिया कि कितने लोग एम्प्लॉय हैं, कितने लोग कार्य करते हैं, कितने लोग कार्य नहीं करते हैं, और इन सब से हमें पता चल गया कि कितने लोग बेरोजगार हैं। दूसरा, वार्षिक एक रिपोर्ट जारी की जाती है, पीएलएफएस रिपोर्ट जारी की जाती है, इससे भी पता चलता है। रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय है, इसकी भी रिपोर्ट आती है, इसके भी आंकड़े आते हैं, यहां से भी हमें पता चलता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, अब ये जो बातें हैं यहां पर आप देख लीजिए, इसी में यहां पर देखिए, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े के 3 स्रोत हैं, भारत की जनगणना रिपोर्ट और राष्ट्रीय प्रतिदर्श जो सर्वेक्षण संगठन है, इसकी बात अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारा जो महत्वपूर्ण स्रोत है, उन महत्वपूर्ण स्रोतों में फिलहाल यहाँ पर उस समय के हिसाब से आप इसे देख लीजिए। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रोजगार और बेरोजगारी की अवस्था संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है, और साथ ही रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय की बात की जा रही है। इनके द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, इन तीनों स्रोतों को आधार बनाया जाता है और यह बताया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था में कितने लोग या देश में कितने लोग बेरोजगार हैं। एक तो ये बात है। अब आपने ये देख लिया। अब बेरोजगारी के प्रकार की बात होती है कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, तो बेरोजगारी के प्रकार में आप यहाँ पर कि 2 प्रकार यहाँ पर स्पेशली बताया गया है। एक को कहा गया है खुली बेरोजगारी, और दूसरी को कहा गया है कि फैली बेरोजगारी, और तीसरी को यहाँ पर 3 प्रकार, सॉरी, मौसमी बेरोजगारी। तो खुली बेरोजगारी का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो काम करने का इच्छुक है, उसके पास स्किल भी है और वो जॉब चाहता भी है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, ये है खुली बेरोजगारी। अब ये कहा गया है फैली बेरोजगारी। फैली बेरोजगारी, इसका मतलब है प्रछंद बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में किसी कार्य को 10 लोग कर सकते हैं, लेकिन परिवार में 15 सदस्य हैं, और 15 सदस्यों में से जो 5 सदस्य वहां से हट जाएं तो भी उसमें उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और लगे हैं तो भी उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो 5 व्यक्ति जो अधिक लगे हैं, वो ऐसा लग तो रहा है कि कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कार्य नहीं कर रहे हैं। कार्य नहीं कर रहे हैं अर्थात उनकी उत्पादकता शून्य है। तो इसको हम क्या कहते हैं? यह प्रछंद बेरोजगारी है, कि छिपी हुई या छिपी हुई बेरोजगारी है, जिसे फैली हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य उन्हें रोजगार नहीं मिला हुआ है। मौसमी बेरोजगारी, आपने देखा होगा कि जब कंस्ट्रक्शन का काम कर चलता है, तो एक खास किस्म के मौसम में कंस्ट्रक्शन का काम, घर का निर्माण इत्यादि चलता है, बाकी समय में वो बंद हो जाता है। तो जो उसमें कार्य करने वाले लोग हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे फसल की बात कर लीजिए, फसल कटाई और बुआई का एक निश्चित समय होता है, उसके बाद जो लोग होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को हम लोगों ने देख लिया और इन दोनों बातों को समझ लिया। इन बातों को समझने के बाद अब यहीं पर बात होगी कि ठीक बात है, ये तो हमने समझ लिया। अब सरकार और रोजगार का सृजन, अर्थात सरकार ने इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं, तो यहीं पर 2 बातें होंगी, सरकार और जो रोजगार सृजन है वो कैसा है। तो यहाँ ठीक है, सरकार और रोजगार सृजन, इसे हम 2 भागों में बांट करके देख रहे हैं। ठीक है, पहला, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष रोजगार, और दूसरे को कहते हैं अप्रत्यक्ष रोजगार। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, अब इसमें बात यह होगी कि प्रत्यक्ष रोजगार कौन सा है, अप्रत्यक्ष रोजगार कौन सा है।
अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष नियोजन, अप्रत्यक्ष नियोजन कहां पर देखने को मिलता है, और जो परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है वहां पर इस रोजगार की संभावना या इस रोजगार को देखा जाता है। तो यही दो बातें आप लोगों को निश्चित कर लेनी। यहां प्रत्यक्ष नियोजन और प्रत्यक्ष नियोजन के साथ साथ कुछ ऐसी गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे परिसंपत्तियों का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है, कराया जाता है। परिसंपत्तियों का निर्माण, ठीक है। परिसंपत्तियों का निर्माण कैसे? कोई भी सरकारी कंपनी ले लीजिए या सरकारी क्षेत्र की बात कर लीजिए, वहां पर क्या हुआ कि सरकार ने प्रत्यक्ष तरीके से कार्य के लिए, क्लर्क की बात कर लीजिए, या आप आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आपको रोजगार मिल गया। ये प्रत्यक्ष रोजगार है, सरकार ने डायरेक्ट सेवाओं के लिए आपको नियुक्त कर लिया। अब सरकार ने यह कहा कि सड़क बनाया जाए, और सड़क बनाने के दौरान मजदूरों को, इंजीनियर को वहां पर लगाया गया। तो परिसंपत्तियों के निर्माण से भी प्रत्यक्ष रोजगार मिला। एक तो कार्यालय में आपको नियोजित किया गया, और दूसरा जो परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है वहां पर भी आपको नियोजित किया गया। तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि परिसंपत्तियों के निर्माण के दौरान भी नियोजन किया गया, और ये प्रत्यक्ष रोजगार है। अब बात आएगी अप्रत्यक्ष रोजगार की। तो अप्रत्यक्ष रोजगार में आपको क्या देखने को मिलेगा? अब यहां पर सोचिए कि थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि निजी आपूर्ति उद्यम है, ठीक। अप्रत्यक्ष रोजगार में सरकार ने क्या किया कि कोई स्टील प्लांट लगाई। अब स्टील का निर्माण करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो स्टील का निर्माण करना जब सरकार ने शुरू किया, तो उस स्टील को बनाने के लिए, ठीक, लोगों को रोजगार अगर दिया गया तो प्रत्यक्ष रोजगार है। अब जो स्टील बनाया जाएगा, जिसका प्रयोग कई जगहों पर हो सकता है, तो जो निजी क्षेत्र उसकी आपूर्ति करेगा, सरकार ही तो सब कुछ करेगी नहीं। तो स्टील को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, मटेरियल चाहिए, और बाकी अन्य जो सामान चाहिए, उसकी आपूर्ति कौन कर रहा है? निजी क्षेत्र कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे निजी आपूर्ति उद्यम। निजी आपूर्ति उद्यम, ठीक है। अब निजी आपूर्ति उद्यम ने, इसने क्या किया, जो पीएसयू है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए पीएसयू, इसको क्या किया? पीएसयू को इसने सप्लाई दिया, और पीएसयू में निर्मित हुआ, स्टील का पाइप बन गया। अब स्टील का पाइप बना तो क्या सार्वजनिक क्षेत्र उसका उपयोग कर लेगा अकेले? नहीं करेगा। तो अब पुनः यहां पर निजी क्षेत्र की भूमिका आएगी। तो निजी क्षेत्र अब क्या करेगा? अब जो पाइप बनाया गया है वहां से अन्य लोगों को, निजी लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थात जो खरीदार है वो कौन है? तो आप यहां पर खरीदार, और इसी को कहा जा रहा है निजी उद्यम। एक संदर्भ में एक संदर्भ में जो निजी आपूर्ति करता है वो क्या कर रहा है? इसकी सहायक की भूमिका में आ रहा है, और इसलिए निजी क्षेत्र में या निजी उद्यमों में रोजगार की संभावना बढ़ रही है। तो इसके अर्थात एक प्लांट लगाने के बाद न केवल यहां पर लोगों को रोजगार मिला है, इसके लगने की वजह से निजी आपूर्ति उद्यम है वहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जब यहां पर इसका निर्माण हो गया, तो इसका प्रयोग करके फिर किसी अन्य सेवाओं का या वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। तो इससे जो खरीदार की बात आ रही है, उस खरीदार को हम कह रहे हैं कि यह निजी उद्यम है, और यहां पर भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो दो तरह की स्थितियां हम लोगों ने देख ली। सरकार कैसे करती है? तो सरकार दो तरह से रोजगार देने का काम करती है। एक तो वो प्रत्यक्ष रोजगार देती है, और फिर अप्रत्यक्ष रोजगार भी उपलब्ध करने का काम करती है। यहां पर बातें समझ में आ गई।
तो इन सभी बातों को समझने के बाद अब बात आती है कि इस पूरे लेसन को पढ़ने के बाद हमने क्या समझा और क्या-क्या बातें हमने देखी है। तो जो इस तरह के प्रयास किए गए हैं या इस पूरे लेसन को पढ़ने के बाद हमने ये समझा है, उसको एक बार देख लेते हैं। यहीं पर देखिए, जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, जो बातें हम लोगों ने समझा था, उसी की हम बात कर लेते हैं, एक-एक करके। देखिए, ये क्या कहा गया था? यहाँ पर कहा गया था रोजगार, समृद्धि, अनौपचारीकरण और अन्य मुद्दे। तो इससे संबंधित इन सभी मुद्दों और बातों को समझने के बाद अब बात ये आती है कि हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रोजगार की वृद्धि हो रही है और कई बार हमने देखा कि समृद्धि हो रही है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है। अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित क्या समस्याएं हैं, औपचारिक क्षेत्र में क्या लाभ मिल रहा है और उससे रिलेटेड कौन से इश्यूज हैं अर्थात मुद्दे हैं, इन मुद्दों को समझ लिया। और मुद्दों को समझने के बाद अब बात आती है कि हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष की बात होगी। निष्कर्ष हम कहाँ पर पहुंचे हैं? निष्कर्ष को हम दो भागों में बांट कर देखेंगे और ये दो भाग ये होंगे कि एक तो सकारात्मक बदलाव आया है और दूसरा हम देखेंगे कि नकारात्मक बदलाव आया है। तो दोनों को यहाँ पर सकारात्मक सकारात्मक बदलाव और यहाँ पर नकारात्मक, आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं निगेटिव, और यहां पर आप लिख लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव बदलाव। तो जब हम सकारात्मक बदलाव की बात करेंगे तो सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ है और न केवल सेवा क्षेत्र के विस्तार की वजह से लोगों की आय के स्तर पर भी वृद्धि हुई है या आय भी बढ़ा है क्योंकि अवसर बढ़े हैं। तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र की बात होगी। सबसे पहले यहाँ पर तीन बातें। सेवा क्षेत्र, इसमें सेवा क्षेत्र, इसमें लोगों को अवसर अधिक मिला है। अवसर अधिक मिला है। क्या सेवा क्षेत्र में अवसर मिला तो है, लेकिन क्या यहां से बेरोजगारी की समस्या नहीं बढ़ी है? हम लगातार जो प्रौद्योगिकी उपयोग बढ़ाए हैं, तो प्रौद्योगिकी उपयोग की वजह से आउटसोर्सिंग भी बढ़ी है। प्रौद्योगिकी उपयोग, इसके दो फायदे हुए हैं। दो स्थितियां हम देख सकते हैं। एक तो ये हुआ है आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग बढ़ा है और लोगों को जो इस कार्यों को करने में सक्षम हैं, अर्थात वो तकनीकी आधारित सेवाएं देने में सक्षम हैं, उनको इस क्षेत्र में रोजगार मिला है। लेकिन यह भी देखने को मिला है, यहीं पर इसी में एक नेगेटिव पॉइंट ऐड कर लेंगे, जो व्यक्ति इस क्षेत्र में सहज नहीं है अर्थात तकनीकी ज्ञान नहीं है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिला है। तो आउटसोर्सिंग में वृद्धि भी हुई है और वृद्धि के परिणाम स्वरूप लोगों का दायरा भी बढ़ा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ निगेटिव क्षेत्र को हम निगेटिव में देख लेंगे। यहाँ पर रोजगार, रोजगार का दायरा क्या हुआ है? बढ़ा है। एक तो ये बात हो गई। अब इस क्षेत्र में जब रोजगार मिल रहा है और ये सभी कार्य हो रहे हैं, तो क्या सामाजिक सुरक्षा नहीं बढ़ेगा? स्वाभाविक सी बात है कि सामाजिक सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा है। एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति नेगेटिव में बात कर लेते हैं। जो परंपरागत कारखाने थे, जिन्हें माना जाता था कि ये श्रम बल को नियोजित करते हैं और वहां से लोगों को सेवाएं दे करके और सेवाओं के बदले उन्हें कारक आय प्राप्त हो रही है, अब उसमें बदलाव आ गया है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, परंपरागत
कारखाने, इसमें अब बदलाव आ गया है, क्योंकि अब जो आपका घर है वही आपका ऑफिस है। आउटसोर्सिंग और वर्क फ्रॉम होम, ये गतिविधियां बढ़ी हैं। इन गतिविधियों के साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि कार्य का स्वरूप बदला है। और कार्य का स्वरूप कैसे बदला है? तो जैसे ही आपने ये भी पढ़ा होगा कि जैसे जैसे काम खत्म हो जाता है, या फिर उसको ऐसे समझिए कि ठेके पर काम लेना। किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित कर लिया गया और नियोजित करने के बाद ये स्थिति देखने को मिली कि जब प्रोजेक्ट पूरा हो गया, फिर वो व्यक्ति उसके बाद जैसे ही टेन्योर खत्म हो रहा है वो बेरोजगार हो गया। तो कार्य का स्वरूप भी तो बदला है। आप ऐसे कहेंगे, कार्य के स्वरूप में बदलाव देखने को मिला है। और न केवल कार्य के स्वरूप में बदलाव हुआ है, इससे अनियमित रोजगार, जो पहले नियमित उसकी संख्या ज्यादा देखने को मिल रही थी, अब अनियमित रोजगार की संख्या देखने को मिल रही है। ये भी समस्या है। लेकिन हमने ये भी देखा, एक और बदलाव हुआ कि समृद्धि तो बढ़ी है। हम लोगों ने बात किया था कि रोजगार विहीन समृद्धि, समृद्धि बढ़ी है लेकिन रोजगार कम हुआ है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, खास करके यहाँ की बातें, हमें क्या करने की जरूरत है? हमें इस दिशा में और बदलाव की जरूरत है। सकारात्मक पहल की आवश्यकता। हम ये कह रहे हैं कि हमें सकारात्मक पहल करनी चाहिए ताकि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो आज का जो सेशन था, इससे संबंधित लगभग सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया। डेटा को हम लोगों ने देख लिया। हालांकि डेटा पुराना है जो आपके काम नहीं आएगा, लेकिन जब मैंने बताया कि प्रवृत्तियां आपको बतानी होंगी, तो उसके आधार पर आप इन आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं और उसका लाभ आपको मिलेगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।